हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS301 सब्जेक्ट कोड का टॉपिक बिग ओ नोटेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं और उनका क्यों यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। ये हमने क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। तो हमने देखा था कि तीन तरह की एसिम्प्टोटिक नोटेशंस थी, बिग ओ, बिग ओमेगा और एक थी लास्ट थीटा नोटेशन। तो उस एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की कैटेगरी में से आज हम बिग ओ नोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बिग ओ नोटेशन का यूज़ किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जैसे कि मैं ब्रीफली बताना चाहूँ तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एक क्या है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी का। बस हमें सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है कि मैथमेटिकल फॉर्म में मुझे क्या किसको जो भी रनिंग टाइम होता है किसी भी एल्गोरिथम का, जो रनिंग टाइम होता है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है क्या, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कितनी होती, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि बिग ओ, बिग ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिग ओ नोटेशन। तो बात करूँ, दिस नोटेशन इज यूज टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो बिग ओ जो नोटेशन है वो किसी भी एल्गोरिथम का जो अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड से का मतलब होता है कि हाईएस्ट या मैक्सिमम टाइम, जो उस जो एल्गोरिथम लेगी मैक्सिमम टाइम कितना लेगी उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, बिग ओ नोटेशन। कोई भी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने के लिए या रन होने के लिए कितना टाइम लेती है, कितना मैक्सिमम टाइम लेती है, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके थ्रू, बिग ओ नोटेशंस के थ्रू। इट रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यह क्या बताता है, बताती है नोटेशन किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस बताती है। कितने केस होते थे, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एक एवरेज केस। तो यह जो नोटेशन है बिग ओ नोटेशन किसको बताती है, वर्स्ट केस उस एल्गोरिथम का। क्लियर, दैट इज द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम कैन पॉसिबली टेक टू कंप्लीट। उस इसका मतलब क्या हुआ कि कितना लॉन्गेस्ट, नहीं मैक्सिमम कितना टाइम ले रही है वो एल्गोरिथम उसको रन करने के लिए। क्लियर। अब इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में यदि बात करूँ तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगा, अ फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ जी ऑफ एन। यह कब होगा, यह तभी होगा जब देर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन और एन नॉट। ये क्या है, एन नॉट है, एन नीचे सुपर क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में, सब स्क्रिप्ट में सॉरी, एंड पॉजिटिव कांस्टेंट सी। इस तरह के यदि मुझे लिखना है तो मैं कब लिखूंगा, जब एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों क्या हैं, दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, दोनों फंक्शन नॉन नेगेटिव फंक्शन होने चाहिए, और एक एन एंड एन नॉट दो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और एक होना चाहिए क्या, पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट से मतलब है कि सी की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। क्या रहेगी, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। अब यदि मैं बात करूँ तो इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह रहेगा, दोनों फंक्शंस एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन के बीच में यदि मुझे रिलेशन बताना है तो कैसे लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन। यह कब होगा, किसके लिए होगा, फॉर ऑल एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। जहाँ सी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, और एन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा
ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन क्या है यहाँ पे, इनपुट साइज, उस एल्गोरिथम का इनपुट क्या है वो बताएगा। तो 1 क्यों लिया, क्योंकि एटलीस्ट उस एल्गोरिथम में कितना इनपुट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इनपुट तो होना चाहिए, तभी तो हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे या उसका कितना रनिंग टाइम है वो निकालेंगे। तो इसलिए एन की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, फंक्शन जी ऑफ एन इज अपर बाउंड ऑफ फॉर फंक्शन एफ ऑफ एन। तो यहाँ पे क्या बताएगा, किसी भी दिए गए फंक्शन, यहाँ दिया गया फंक्शन कौन सा होगा, एफ ऑफ एन एक दिया गया फंक्शन होगा, और जी ऑफ एन जो फंक्शन होगा वो मुझे फाइंड आउट करना होता है। तो जी ऑफ एन फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एन का अपर बाउंड बताएगा, जो कि जी ऑफ एन ग्रोज फास्टर देन एफ ऑफ एन, अपर बाउंड बताएगा। तो हमेशा जी ऑफ एन की वैल्यू एफ ऑफ एन जो मेरा फंक्शन है उससे ज़्यादा रहेगी। इसलिए हमेशा जैसे मैं ऊपर जाता जाऊँ, जैसे मैं इनपुट की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, जैसे ही मैं एन की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, मेरा एफ ऑफ जो जी ऑफ एन की वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर, और वही होना चाहिए था यदि मुझे ये कंडीशन क्या करनी है, ट्रू करनी है। तो अब यदि मैं ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि बिग और नोटेशन में मैं टाइम और इनपुट के बीच में ग्राफ से रिप्रेजेंट कर, तो किस तरह करूँगा, वो होगा मेरा इस तरह से, जहाँ पर इस साइड क्या है, ये क्या है, मेरा टाइम है, ये किसको, ये जो मेरा वाई एक्सेस है किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को, और जो मेरा एक्स एक्सेस है किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट, किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट साइज, ये इधर क्या है, इनपुट साइज। तो देखो यहाँ पे दोनों फंक्शन एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन का ग्राफ कुछ इस तरह से आया और जी ऑफ एन का ग्राफ कुछ इस तरह से आया। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जी ऑफ एन हमेशा क्या रहेगा, एफ ऑफ एन का अपर बाउंड, हमेशा जी ऑफ एन की वैल्यू एफ ऑफ एन से क्या रहेगी, हमेशा ऊपर रहेगी, अपर बाउंड यही होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे कभी एफ ऑफ एन की वैल्यू कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे जी ऑफ एन कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे, यह क्यों कर रहा है, यह इसलिए कर रहा है कि स्टार्टिंग में एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एक निश्चित पॉइंट के बाद, जो निश्चित पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट, इस निश्चित पॉइंट के बाद हमेशा जी ऑफ एन की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, किससे, एफ ऑफ एन से। तो जो ये निश्चित पॉइंट है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एन नॉट से, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद चाहे मैं कुछ कैसी भी वैल्यू ले लूँ, एन की वैल्यू मैं चाहे कुछ भी ले लूँ, इस पॉइंट के बाद हमेशा जी ऑफ एन की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी एफ ऑफ एन से। चलो एक एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम किसी भी फंक्शन का क्या निकालते हैं, अपर बाउंड निकालते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे मैंने लिखा है, एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एन 2n² + 5n + 1। मुझे क्या करना है, फाइंड अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एन। इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, अपर बाउंड निकालना है। तो अपर बाउंड निकालने के लिए मुझे कौन सा फंक्शन होना चाहिए, जी ऑफ एन, और जी ऑफ एन क्या होना चाहिए, हमेशा एफ ऑफ एन से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी जी ऑफ एन को मैं क्या बोलूँगा, अपर बाउंड बोलूँगा। तो जी ऑफ एन कितना होना चाहिए ये मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, n² की, भाई कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा भाई, 2 5 1 ये तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट को मुझे कंसिडर नहीं करना, मुझे क्या, इनपुट वैल्यू जो है मेरी n की जो वैल्यू है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। हमेशा n की वैल्यू वेरी करेगी, मतलब n क्या है मेरा, वेरिएबल है, हमेशा कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा, n की वैल्यू वेरी करेगी, तो n के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपर बाउंड क्या आएगा। तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पे अपर बाउंड कितना लिया, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, n², तो अपर बाउंड जो आएगा मेरा जी ऑफ एन हमेशा n² तो मिनिमम हो गई, क्या होगा, n² तो हो गई, या n², n³ n⁴ ये सब होंगे। तो वो हम देखते हैं कि n² पॉसिबल है या नहीं एफ ऑफ एन का अपर बाउंड। तो मैंने कंसिडर करा लेट जी ऑफ एन = n²। अब मेरे पास क्या था, क्या फंक्शन किस तरह से रिलेशन था, एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, ये था, जहाँ पर सी की वैल्यू एक क्या था, एक कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू मुझे अज्यूम करनी थी। तो मैंने मान लो सी की वैल्यू हमेशा कितनी थी, पॉजिटिव थी, तो 0 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने एक सपोज करो 8 लिया, कुछ भी आप 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 8 लिया, 8 के बाद मैंने ये वाला रिलेशन चेक करा, यदि भाई क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए,
तो एफ ऑफ एन की वैल्यू मैंने ऐसे कैसे पुट करी और जी ऑफ एन की वैल्यू मैंने ऐसे कैसे पुट करी। फिर मैंने अब एन की वैल्यू लूँगा मैं, एन की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैंने स्टार्टिंग में कितने लिया, 1 लिया, 1 से स्टार्ट करा। 1 से कंडीशन मैंने चेक करी तो 8 इज़ लेस देन 8 आएगा इससे, इस वाले रिलेशन से, यस कंडीशन ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब मैं जी ऑफ एन को क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एन का अपर बाउंड बोल सकता हूँ। कब बोल सकता हूँ, जब मेरी एन की वैल्यू क्या है, इनपुट की वैल्यू क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सी की वैल्यू क्या है 8। तो मैं यदि ऐसा है तो मैं किसको, एफ ऑफ एन को क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एन स्क्वायर था, मिनिमम एन स्क्वायर माना, मान लो मैंने जी ऑफ एन की वैल्यू कंसीडर कर ली एन क्यूब, तो एन क्यूब भी एफ ऑफ एन का अपर बाउंड है या नहीं ये चेक करता हूँ। मानो मैंने कंसिडर किया कांस्टेंट की वैल्यू जो वेरिएबल है सी की 4, एक से जीरो से बड़ी कुछ भी ले सकते हो आप, और फिर रिलेशन को चेक किया तो यहाँ पे चेक एन की वैल्यू स्टार्टिंग मैंने 1 पुट करी, 1 पुट करने पर क्या आ रहा है, 8 इज लेस देन इक्वल टू 4 इस वाले रिलेशन से, तो फॉल्स हो गया। अब मैं किसकी एन की वैल्यू बढ़ाऊंगा, एन की वैल्यू बढ़ाई मैंने 2 बढ़ाने के बाद कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब क्या हुआ, हो गया कंडीशन ट्रू। अब यदि एन की वैल्यू मैं 2 3 4 5 6 से ऊपर जितनी भी लूँगा हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन क्यूब फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन 2 एंड सी इक्वल टू 4। इसके लिए हमेशा मैं क्या रहेगा, एन क्यूब क्या है, एफ ऑफ एन का अपर बाउंड। अब मुझे कौन सा अपर बाउंड लेना है एफ ऑफ एन का, ये कैसे मैं डिसाइड करूँ भाई, एफ ऑफ एन के कितने अपर बाउंड आ गए, 2 अपर बाउंड आ गए, यहाँ पे अभी 2 निकाले मैंने, एन स्क्वायर एन क्यूब, ऐसे इधर चलते जाएगा एन 4 2 की पावर एन, ऐसे आते जाएंगे, लेकिन इनमें से कौन सा कंसिडर करना है ये मुझे क्या करना है, डिसाइड करना है। तो अपना ग्राफ कैसे बना, जैसे ऐसे था, तीन निकाले मैंने, ये क्या था, एफ ऑफ एन हो गया मेरा, ये मेरा एफ ऑफ एन, ये क्या हो गया मेरा एन स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो गया एन क्यूब। क्लियर, तो अब इसमें से जो सबसे ऊपर जो है कौन सा है, एन क्यूब, एन क्यूब से अब 2n भी आ जाएगा, तो ये क्या है मेरा सारे अपर बाउंड है। तो मुझे एफ ऑफ एन का कौन सा अपर बाउंड लेना है, जो लीस्ट होगा, जो लीस्ट वैल्यू होगी जस्ट उसके बाद वाला अपर बाउंड लेना है। तो लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है मेरा, ऑर्डर ऑफ ये सॉरी एन स्क्वायर। तो हमेशा मुझे यदि बताना हो कि एफ ऑफ एन इस वाले एग्जाम्पल में का अपर बाउंड क्या होगा, तो मुझे मैं लिखूँगा क्या, ऑर्डर ऑफ बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो यह क्या होगा, किसी भी एल्गोरिथम का अपर बाउंड होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिग ओमेगा नोटेशन। थैंक यू।